आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग 19 अगस्त के डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। देखो 16 अगस्त को ना संडे था, तो उस दिन के करंट अफेयर आते ही नहीं है। संडे का आप लोग ध्यान रखा करो। अगर आप एक रेगुलर फॉलोअर हो और आप सिंसियरली प्रिपेयर करो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से करंट अफेयर कहाँ पर कब अपलोड हो रहे हैं, किसकी मंथली मैगजीन कब आएगी। रही बात 17 और 18 की, तो मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी, और मैंने यूट्यूब के ऊपर भी एक पोस्ट डाल दिया था कि इनसाइट वालों ने अपडेट दिया था कि 17 और 18 के उन्होंने अपलोड नहीं किए हैं एंड दे विल बी अपलोडिंग देम शॉर्टली। आज की न्यूज़ के भी लास्ट में उन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि 17-18 के वो अपलोड कर देंगे। जैसे ही ये लोग अपलोड करेंगे मैं आप लोगों को अपलोड वीडियो के तहत वो एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो लास्ट हम लोगों ने वीडियो की थी यानी कि 15 का किया था ना, तो 15 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसी के साथ मैं एक बात और बता देता हूँ। कमेंट सेक्शन में ना 2 डाउट्स आए थे। पहला आया था कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, और दूसरा आया था कि प्रेसिडेंट वाला जो मैंने कैग का टॉपिक करवाया था ना आप लोगों को, नए कैग की अपॉइंटमेंट हुई थी, उसमें अंडर हिज वारंट और वो सील वाला क्या होता है। ये दोनों चीज़ें ना मैंने आपको बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन की हुई है, लास्ट के 2 मिनट के अंदर। तो आप जिसका भी डाउट था वो जाके लास्ट में देख लो। अगर किसी और को कभी भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूँगा डेली न्यूज़ की, उसके लास्ट में आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू। 15 अगस्त के टॉपिक्स में हम लोगों ने 6 टॉपिक्स देखे थे। पहला था हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे। हम लोगों ने देखा था कि पूर्ण स्वराज क्या था। 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये कॉल दिया था पूर्ण स्वराज का, इसका मतलब था टोटल इंडिपेंडेंस। तब से ही 26 जनवरी को उन्होंने चूज़ किया था इंडिपेंडेंस डे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो मना ही रही थी, ठीक है ना, 1930 से लेकर और 1947 तक इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाया ही जा रहा था। उसी को कमेमोरेट करने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को अपने कंट्री को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में देखा था, ठीक है। और इंडिया को 15 अगस्त को 1947 को ही आज़ादी क्यों मिली थी ये भी हम लोगों ने देखा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इस दिन सेकेंड एनिवर्सरी मना रहे थे जापान के सरेंडर की। अशोक गहलोत की जो गवर्नमेंट है उनको ट्रस्ट वोट मिल गया है राजस्थान के अंदर। ये हम लोगों ने देखा था कि कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ट्रस्ट फ्लोर टेस्ट के बारे में देखा था। और उसके अंदर इसके अलावा हम लोगों ने कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है, मेजॉरिटी कितनी चाहिए होती है, ये 50% + 1, ये सारी चीज़ देखी थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन पास कर सकता है, आर्टिकल 75 क्या है, आर्टिकल 164 क्या देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में गिल्टी करार दिया है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इनके जो ट्वीट्स थे, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है इसकी फाउंडेशन को, उसकी डिग्निटी को, उसकी रिस्पेक्ट को डिसरप्ट किया है। तो उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे प्रशांत भूषण ने हमारे चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल इसमें अपडेट जो आया है अभी तक मैं वो बता देता हूँ आपको। कुछ 700 के आसपास लॉयर्स ने लिखा था, और उससे पहले कुछ 500 के आसपास लॉयर्स ने लिखा था कि जिस तरीके से रूलिंग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो अपने आप में बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट क्या थे और उसके कारण कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है। बेसिकली किसी भी तरीके से अगर आप कोर्ट की डिग्निटी को, रेस्पेक्ट को अगर हार्म करने की कोशिश करते हो तो कोर्ट आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का चार्ज लगा देता है। अब इसके अगेंस्ट बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी हार्म कर रहे हो, हैम्पर करते हो। तो हम लोगों ने देखा था कि दूसरी कंट्रीज़ में क्या होता है, ब्रिटिश के जजेस कैसे करते हैं, यूएस कनाडा के जजेस कैसे करते हैं। व्हाट इज़ द नीड टू अमेंड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस। चीफ जस्टिस ने बोला था कि जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है 1963 का, इसमें हमें और भी बहुत सारी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बात की गई थी कि जो हमारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो ड्राफ्ट आया था, जो उसको उन्होंने कहा था कि 22 जो हमारी लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल के अंदर, उनमें उसको ट्रांसलेट किया जाए। तो अभी जो मैं विजन की मंथली कंपाइलेशन करवा रहा हूँ जुलाई वाली, उसके एनवायरनमेंट सेक्शन में ही आया है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो जिनको नहीं पता है, नेक्स्ट वीडियो अभी एनवायरनमेंट की आई, उसका पहला टॉपिक यही होगा, वो वहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कुछ बताया था कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा, या फिर पार्लियामेंट कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा, असेंबली कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा, सेक्शन 7 में क्या कुछ बताया था। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, ये हम लोगों ने देखे थे। इजराइल और यूए के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो सेटअप हो गए हैं। एग्रीमेंट का नाम है अब्राहम अकॉर्ड्स। ट्राईलेटरल एग्रीमेंट हुआ है इजराइल, यूएई और यूएस के बीच में। इजराइल ने कहा था कि उन्होंने डिप्लोमेटिक नेशंस के साथ टाई बांध ली, इसलिए इनको बेनिफिट होगा मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर। कहीं ना कहीं ईरान इसके अगेंस्ट गया थोड़ा सा, क्योंकि ईरान यूएस के अगेंस्ट है, यूएस इजराइल को फेवर कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कौन सी कंट्री किसको फेवर कर रही है, किसको नहीं कर रही है। और वेस्ट बैंक का लोकेशन देखी थी हम लोगों ने, जॉर्डन की लोकेशन देखी थी, 6 डेज़ का जो वॉर हुआ था वो देखा था मैप के अंदर। गाज़ा स्ट्रिप क्या है, जेरूसलम क्या है, पैलेस्तीनियन वाला एरिया क्या है। विक्रम साराभाई की
रिगार्डिंग एक बर्थ एनिवर्सरी थी 12 अगस्त 1919 को, तो जो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था इसरो ने डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ इसरो। सबसे पहले 1962 में जो इसरो का जो नाम था वो था इनकोस्पार, और वो इस इनकोस्पार के पहले चेयरमैन भी थे, उनकी जो कमेटी थी उसके। 1969 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। एक फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी थी, उन्होंने स्टार्ट की थी 1947 में, और अहमदाबाद में अपने रेजिडेंस पर उन्होंने इसको सेटअप किया था। जो पहले टॉपिक था इस रिसर्च का वो कॉस्मिक रेस था। इंडिया का जो पहला रॉकेट लॉन्च साइट था थुम्बा के अंदर केरला के तिरुवनंतपुरम में, वो भी इन्होंने सेटअप करवाया था। इंडिया के अंदर केबल टेलीविज़न लाने का काम भी इनका ही था। और इंडिया का जो पहला सैटेलाइट मिशन था आर्यभट्ट, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो भी विक्रम साराभाई ही थे। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है अहमदाबाद का IIMA, इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी हुए थे। उनको पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था पॉस्ट्यूमसली। अब बात करते हैं 19 अगस्त के टॉपिक्स की। 5 टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला है नो ऑडिट ऑफ द PM केयर्स फंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सेकंड है सतलुज यमुना लिंक का कैनाल के बारे में क्या अपडेट आया है। थर्ड इज़ अटल रैंकिंग्स इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स की। और फोर्थ इज़ डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स क्या है, 2020 का रिपोर्ट है ये। और नो गो फॉरेस्ट, इनको क्लियरेंस मिला है कोल माइनिंग के लिए, ये रिपोर्ट वगैरह के बारे में जानेंगे। अंडर GS पेपर 2 हमारा टॉपिक है नो ऑडिट ऑफ द PM केयर्स फंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और ये टॉपिक आता है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट मतलब जो कि अनबन होती है बीच में, रिड्रेस करने का मतलब निवारण करने वाला। कंटेक्स्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट बता दी है PM केयर्स फंड को लेकर। एक पिटीशन फाइल की थी एक NGO ने जिसका नाम था CPIL, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से वो PM केयर्स के फंड को NDRF के अंदर, जो कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, उसमें ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, किसी भी तरह का फ़ंड का ट्रांसफ़र नहीं होगा NDRF के अंदर। उन्होंने कहा कि ये दोनों एंटायरली डिफरेंट फंड्स हैं, दोनों के अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं, डिफरेंट पर्पसेस हैं। PM केयर फंड्स को उन्होंने एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बता दिया है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि किसी भी ओकेजन के ऊपर जो कैग होता है हमारा, ठीक है, ये इनको ऑडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल होगा, बिल्कुल रिसेंटली हमारे जो कैग हैं वो नए अपॉइंट किए गए हैं। मैंने आपको पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ाया था उनकी फंक्शंस, उनकी ड्यूटीज़ वगैरह के रिगार्डिंग। तो उसमें 2 क्वेश्चन भी थे, किसी ने मुझसे पूछा था, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा। कोर्ट ने रिजेक्ट किया है उनकी रिक्वेस्ट, जो एक नए नेशनल प्लान की। उन्होंने कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो हमारा 2005 का है, इसमें कोविड-19 से फाइट करने के लिए उन्होंने कहा कि एक नया एक्शन नेशनल प्लान होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन नहीं है किसी भी इंडिविजुअल्स के ऊपर कि वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस करें NDRF के अंदर। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारा, उसके सेक्शन 46 क्लॉज 1 सब क्लॉज B में मैंशनड है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है, ठीक है, कि जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं रिलीफ के, वहाँ पर इंटरवीन करने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो भी नेसेसरी गाइडलाइंस दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 12 अंडर DM एक्ट की आती है, तो हम यहाँ पर इंटरवीन नहीं करेंगे। तो PM केयर्स फंड क्या था, आप लोगों को मालूम होगा 28 मार्च को PM केयर्स फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब होता क्या है, रजिस्टर हुआ था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर। चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आप चैरिटी करते हो, यानी कि आप दान टाइप की चीज़ें करते हो, डोनेशन देते हो फॉर द वेलफेयर। लेकिन एक चीज़ और होती है कि इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लग सकता आपका, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी इसके ऊपर एग्जाम्पशन होता है, आपकी सैलरी का वो पार्ट जो इसमें जाता है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लग सकता। तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसकी डेफिनेशन आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। इस ट्रस्ट को कोई भी बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता सरकारी पैसे का, ठीक है। प्लस में जो इसको जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आई थी हमारी कंट्री के अंदर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, उसमें असिस्टेंस देना। असिस्टेंस का मतलब होता है सपोर्ट, हेल्प करना। इस फंड को एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रधानमंत्री इस फंड को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं PM केयर फंड के। इसके अलावा इसमें 3 ट्रस्टीज़ भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ये इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़ हैं इस फंड के। आर्टिकल 266, 267 क्या है? पब्लिक अकाउंट। PM केयर्स फंड को तो PM करते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको एग्जाम्पशन मिला है RTI एक्ट के अंदर? RTI एक्ट का ना एक सेकेंड शेड्यूल है, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पर RTI नहीं लगा सकते, जैसे कि IB हो गया, ठीक है, रॉ हो गया, ओके, और IB रॉ हो गया। एक होता है हमारा स्पेशल फ्रंटियर्स फोर्स हो गया, BSF हो गया, ठीक है, NSG हो गया, क्योंकि नेशन की सिक्योरिटी को फिर बाद में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उसकी नेशन की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनके ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पशन दे दिया कि आप इनके ऊपर RTI फाइल नहीं कर सकते। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट और NDRF, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले तो हम लोग फ़ंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हमारे इंडिया में 3 टाइप के फ़ंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट।
आर्टिकल कौन से होते हैं? 266(1), 266(2) और 267। ये भी क्वेश्चन था ना कि 261, 267 आर्टिकल में क्या होता है। फंडिंग की बात की जाती है। एक होता है जो कंसोलिडेटेड फंड और दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स। इनका थोड़ा सा कनेक्शन कैसे है? इसके अंदर जो इनकम आती है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर, वो आती है जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं या फिर जो नॉन टैक्स रिवेन्यू होते हैं वो सारे के सारे। इसके अलावा जो भी कुछ आता है वो सारा का सारा पब्लिक अकाउंट के अंदर आ जाता है। अगर हम बात करते हैं कंटीजेंसी फंड की, तो आप इसको इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हो। इसका अमाउंट फिक्स होता है, ठीक है, 500 करोड़ फिक्स होते हैं। ये प्रेसिडेंट के अंडर होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के अंदर। इसको प्रेसिडेंट फंड भी बोल सकते हो आप। अनदर चीज़, इसको असाइन कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी इसको असाइन करते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सपेंडिचर आप लोगों को करना है जनरली आप कंसोलिडेटेड फंड से करते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी पैसा यूज़ करना होता है हमको, वो जाता है पब्लिक अकाउंट से। लेकिन हम अगर बात करें अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर की, यानी कोई इमरजेंसी आ गई है और बाकी किसी से पैसे लेने में प्रॉब्लम आ रही हैगी, तो सडनली हम लोग क्या करते हैं, उस इमरजेंसी फंड को 500 करोड़ रुपए को हम लोग प्रेसिडेंट फंड को यूज़ करते हैं। हम लोग उसको फाइनेंस सेक्रेटरी के तहत यूज़ कर लेते हैं, बाद में उसका हिसाब देते रहते हैं। ये बड़ी सही चीज़ है ये, ठीक है। अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड से कुछ यूज़ करना है तो आपको पहले पार्लियामेंट से उसकी अथॉरिटी लेनी पड़ती हैगी, ठीक है। अगर आपको पब्लिक अकाउंट से कुछ यूज़ करना है तो सरकार को कोई अथॉरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंटीजेंसी फंड को यूज़ किया है तो इमरजेंसी फंड के अंदर अगर आप परमिशन लेने जाओगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। इसलिए इस फंड का क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट बोलती है कि जिसको भी जाके फाइनेंस सेक्रेटरी से आप ये पैसा लेके आ सकते हो, बाद में आपको इसका एक्सपेंडिचर का हिसाब देना पड़ेगा कि बाद में परमिशन ले सकते हो, क्योंकि इमरजेंसी वाली चीज़ों में इसका परमिशन आपको बाद में डिले करके ले सकते हो। आर्टिकल बिल्कुल याद रखना, ये वाला पूरी की पूरी इमेज है जो मैं आपको कई बार पढ़ाता रहता हूँ। इसको मैं तो कहूँगा स्क्रीनशॉट मत लेना, पेपर पर लिख लो, छोटा सा ही है, और अपनी टेबल के सामने लगा लो। कई बार आता रहता है ये, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए अच्छे से। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि एनडीआरएफ क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड क्या है, कब बना था। देखो 2005 में हमारा आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और ये कब आया था? जब मतलब सुनामी आई थी ना एक बार, आप लोगों को याद होगा, इंडिया के अंदर कोस्टल एरिया के ऊपर आई थी हमारे। उसके बाद हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था, और तब से लेके अब हम लोगों ने इसको कोविड-19 पैंडेमिक में इसको यूज़ किया है। इसी के सेक्शन 46 में हम लोगों ने बनाया था एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। इस फंड को मैनेज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। जो भी इमरजेंसी के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए जो भी खर्चा करना होगा डिजास्टर के सिचुएशन के टाइम पर, वो सारा का सारा एनडीआरएफ से यूज़ किया था, ठीक है। इसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, कि इसी फंड के तहत हम लोग एसडीआरएफ को भी फंड देंगे। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो होगा वो इसी के तहत यूज़ किया जाएगा जब भी वहाँ पर इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करना होगा। इससे पहले इसका नाम हुआ करता नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड, फिर इसको रीनेम कर दिया था हमने जब इसको हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर लिया। यूज़फुल क्यों है? देखो इसका जो अमाउंट होता है ना एनडीआरएफ का, इसको हम लोग कर सकते हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी रिस्पांस के लिए, रिलीफ के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। पर्पस क्या होता है? मिटिगेशन, यानी कि किसी भी चीज़ की, किसी भी स्थिति की गंभीरता को कम करना, किसी भी का रिस्क रिड्यूस करना, ठीक है। कोई डिज़ास्टर का इम्पैक्ट होता है, कोई थ्रेटनिंग डिज़ास्टर सिचुएशन आ जाती है, उसके तहत यूज़ करना, ठीक है ना। और सिचुएशन के लिए एक सेपरेट फंड है जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड, ये भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया कुछ एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब फाइनेंसिंग की बात करें तो एनडीआरएफ में पैसा कहाँ से आता है? एक सेस लगाया गया था। सेस का मतलब मैंने आप लोगों को कई बार बताया, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है ना। चार्जेबल था एक्साइज के लिए, कस्टम्स ड्यूटीज़ के ऊपर, ठीक है। इसको अप्रूव किया गया था एक फाइनेंस बिल के तहत कि हम लोग इसकी जो फंडिंग करेंगे, यानी कि वो सेस क्या होता है कि हर टाइम, देखो सेस का सिंपल सा मतलब होता है एक पर्टिकुलर टारगेट को ध्यान में रखते हो, एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको पैसा चाहिए तो आप पब्लिक से सेस लगा देते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझना। आपने एक खिलौना खरीदा 100 रुपये का, एग्जाम्पल है अभी, मान लो उसके ऊपर 10% टैक्स तो आपका लगता ही लगता है, ये तो फिक्स है, आपको देना पड़ेगा सरकार को। इसके अलावा क्या करेंगे, 1% का सेस लगा देंगे, यानी कि इस टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो 10 रुपये का 1% कितना बन गया? 0.1%, ठीक है। अब आपको टोटल कीमत कितनी देनी पड़ेगी? 110.1, यानी कि 110.1 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अभी ये बहुत छोटा अमाउंट दिख रहा है, लेकिन बहुत लार्ज स्केल के अंदर इसमें पैसा इकट्ठा हो जाता है। फिर जब उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता है तो सेस को हटा दिया जाता है, ठीक है। करंटली जो नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी ड्यूटी है ये लेवी की जाती है फाइनेंस करने के लिए एनडीआरएफ को, ठीक है। प्लस में इसके अलावा भी अगर एडिशनली बजटरी सपोर्ट चाहिए होता है तो वो भी जब भी रिक्वायर्ड होता है वो दे दिया जाता है। एक प्रोविज़न है, ठीक है ना, जो एग्जिस्ट करता है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, जहाँ पर हम इनकरेज करते हैं पर्सनस को, इंस्टीट्यूशन को कि वो एनडीआरएफ के अंदर ये पैसा कंट्रीब्यूट करें।
की फीचर्स की बात करें तो ये हमारे पब्लिक अकाउंट्स में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्व फंड्स नॉट बेयरिंग इंटरेस्ट। मॉनिटरिंग की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर मॉनिटर करता है रिलीफ एक्टिविटीज़ को जो भी कैलेमिटीज़ की एसोसिएटेड होती हैं, ड्राउट, हेलस्टॉर्म, पेस्ट अटैक, कोल्ड वेव, फ्रोस्ट, वाइल जो बाकी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं इसके अलावा उनको मॉनिटर करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कैग जो होता है हमारा वो इसको ऑडिट करता है एनडीआरएफ को। ओके, जीएस पेपर 2 के अंदर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सतलुज यमुना लिंक कैनाल। ये हमारा आता है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरिन। कंटेक्स्ट क्या है? रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने सरकार से पूछा था, केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि वो थोड़ा सा कॉशियस रहें क्योंकि ये जो कंटेंशियस इशू है ना सतलुज यमुना लिंक का, कंटेंशियस का मतलब डिस्प्यूटेड वाला, ठीक है, डिसएग्रीमेंट वाला है। उन्होंने कहा कि इसका इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ये पूरे नेशन की सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। और इसी के रिस्पॉन्स के अंदर जो हरियाणा के सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी कुछ रिस्पॉन्ड किया था। हालांकि वो पॉलिटिकल एंगल है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कंटेंशियस है, काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट है ये। मीटिंग जो कन्वीन हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 28 जुलाई को, कि दोनों स्टेट्स के बीच में, हरियाणा और पंजाब के बीच में जो इशू चल रहा है ना, इसमें आप थोड़ा सा मीडिएट करो। इशू क्या है और नेशन की सिक्योरिटी को कैसे डिस्टर्ब करेगा? पाकिस्तान कुछ कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट्स कर रहा है, ठीक है ना, ट्रबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सिक्स को बैन कर देते हैं ना ये लोग जस्टिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या फिर यानी कि खालिस्तान बनाने की जो बात थी, अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली जर्मनी के अंदर भी काफ़ी सारा पाकिस्तान की तरफ से एक आउटरीच दिखा था खालिस्तान को लेकर। तो उन्होंने कहा था कि ये जो वाटर इशू है ना, ये फर्दर डिस्टेबलाइज करता है स्टेट्स को। पंजाब की डिमांड क्या है, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सतलुज यमुना लिंक का कैनाल है क्या और इसमें कंट्रोवर्सी क्या है। पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होगा, फिर मैं आप लोगों को एक बार मैप दिखा दूंगा इसका। क्रिएशन जब हरियाणा का हुआ था ना, हरियाणा का क्रिएशन हुआ था 1966 के अंदर 1 नवंबर को, इसलिए हम लोग 1 नवंबर को हरियाणा डे भी मनाते हैं। शाह कमीशन था, जो शाह कमीशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के लिए बनाया गया था। उन्होंने रिकमेंड किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस को, यानी कि लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए आप पंजाब को और हरियाणा को अलग अलग स्टेट्स बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जब ये बन गए थे अलग अलग स्टेट, तब एक प्रॉब्लम निकल के आई थी कि रिवर वाटर को कैसे शेयर करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1960 के अंदर जब हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, तब ये बात की गई थी कि रावी ब्यास सतलुज का जो पानी होगा वो इंडिया वाला पंजाब यूज़ करेगा, और जो बाकी जो 2 नदियाँ हमारी बच गई हैं वो करेगा पाकिस्तान वाला पंजाब। तो ये जो रावी और ब्यास के वाटर को शेयर करने की बात थी हरियाणा के साथ, इस बात को पंजाब ने अपोज किया था। उन्होंने किया था कि राइपेरियन प्रिंसिपल्स को, और उन्होंने कहा था कि कोई भी पानी को नहीं दे सकते। राइपेरियन प्रिंसिपल्स क्या होता है? राइपेरियन प्रिंसिपल का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी कोई वाटर बॉडी वगैरह होती है, स्ट्रीम होती है ना, उसके आसपास वाला जो लैंड होता है ना, उनको उस पानी को यूज़ करना होता है। तो ये राइपेरियन प्रिंसिपल होता है। अगर वो यूज़ नहीं करेंगे, कोई और यूज़ करेगा, तो उनके पास पानी की कमी आ जाएगी। तो पंजाब कह रहा है कि जब हमारे यहाँ से नदी बह रही है हमारे एरिया से, और बेशक पहले हरियाणा का हिस्सा रहा लेकिन हरियाणा अलग हो रहा है, तो इस नदी के पानी को हम ही यूज़ करेंगे। इसलिए सेंटर ने 1976 के अंदर एक नोटिफिकेशन इशू किया था, ठीक है। सेंटर ने क्या किया था कि एलोकेट कर दिया था हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट का वाटर, ठीक है ना। उस समय जब अनडिवाइडेड पंजाब था ना 7.2, और उसमें पंजाब को देते थे 7.2 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। फिर एक इराडी ट्रिब्यूनल आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज वी बालाकृष्ण इराडी ने एड्रेस किया था, ठीक है ना। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग इस वाटर की शेयरिंग करेंगे, उसको रीअसेस करते हैं। इस ट्रिब्यूनल ने 1987 के अंदर रिकमेंड किया कि जो शेयर है ना पंजाब का और हरियाणा का, उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, यानी कि पंजाब का कर दो 5 मिलियन एकड़ फीट और हरियाणा का कर दो 3.83 मिलियन एकड़ फीट रिस्पेक्टिवली। अब पंजाब का जो डिमांड थी वो क्या थी? सूटेबल अमेंडमेंट्स होने चाहिए। ये जो इंटर स्टेट रिवर वाटर का जो डिस्प्यूट्स एक्ट है ना, कि एक नया ट्रिब्यूनल सेटअप हो, वो इंश्योर करे कि पंजाब को उनका एडिक्वेट वाटर मिल रहा है इन जस्ट एंड इक्विटेबल मैनर इन कीपिंग विद दिस टोटल डिमांड एंड सिक्योरिंग द लाइवलीहुड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। पंजाब ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारे यहाँ की लाइवलीहुड्स को मेंटेन करने के लिए आप ये जो हमारा ISRWD एक्ट है ना, इसके तहत एक नया ट्रिब्यूनल सेटअप करो, और हमारे यहाँ की जो फ्यूचर जनरेशन है उनका लाइवलीहुड भी सिक्योर होना चाहिए। अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा सतलुज यमुना लिंक क्या हो गया है, ठीक है, और पंजाब की क्या डिमांड आ रही है। कैनाल की अगर बात करें,
To enable the Haryana to use its share of water of the Satluj and its tributary, a canal linking Satluj with Yamuna cutting across the state was planned. उन्होंने कहा था कि हरियाणा भी रवि और ब्यास का पानी को यूज़ कर सके, इसके लिए हम लोगों ने नहर बनाई थी, एक कैनाल बनाई गई थी, ठीक है ना, प्लान की गई थी. अभी इस पर पूरा काम हो नहीं पाया है, कि थोड़ा बहुत काम हो पाया है. तो उन्होंने कहा था कि यमुना तक वो सतलुज का पानी लेके आएगी, ठीक है, स्टेट को क्रॉस करते हुए. एक ट्रिपैट्राइट एग्रीमेंट हुआ था जो नेगोशिएट किया गया था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में इसी के रिगार्डिंग. सतलुज यमुना लिंक का जो कैनाल था, ये प्रपोज किया गया था 214 किलोमीटर लंबी कैनाल होगी जो कनेक्ट करेगी सतलुज को और यमुना रिवर्स को. हालांकि इस प्रपोजल के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए थे और इसको हम लोगों ने रेफ़र कर दिया था सुप्रीम कोर्ट को. हरियाणा की डिमांड क्या है? हरियाणा कह रहा है कि उनको कंपनसेशन मिले सतलुज यमुना लिंक के अंदर, उनको शेयर मिलना चाहिए 3.5 मिलियन एकड़ फीट का रिवर वाटर का. इन्होंने कहा है कि इट हैज़ मैंडेटेड दैट पंजाब शुड कंप्लाई विद द 2002 एंड 2004 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स. हरियाणा इज़ गेटिंग 1.262 मिलियन एकड़ फिलहाल के लिए. हरियाणा को पानी कम मिल रहा है, लेकिन वो कहना चाह रहा है कि हमको कम से कम 3.5 तो मिलना ही चाहिए. पंजाब ने 2002 और 2004 के जो सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थे ना, उन सबको भी इग्नोर किया है. एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं. थोड़ा ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया इससे लग ही जाएगा. 1960 में हम लोगों ने साइन की थी इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ, ठीक है. आयूब खान थे और हमारी तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी थे. ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि जो वाटर है सतलुज, रावी और ब्यास का, ठीक है ना, जहाँ तक ही पाकिस्तान में एंटर करता है उससे पहले पहले इसको इंडिया यूज़ कर लेगा. ठीक है, सतलुज के वाटर को फिर हम लोगों ने कहा कि यूज़ करेंगे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के लिए. सो जो सरप्लस वाटर होगा रावी ब्यास का, ये एलोकेट कर देंगे हम लोग पंजाब को. उस समय जो अनडिवाइडेड पंजाब था, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, पंजाब, इनको एलोकेट किया था हम लोगों ने 7.2. पंजाब को हम लोगों ने एलोकेट किया था 7.2 मिलियन एकड़ फीट, राजस्थान को 8 मिलियन एकड़ फीट और जम्मू एंड कश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट. 1976 के अंदर सेंटर ने कुछ नोटिफिकेशन इशू किए, जो हमारा सेक्शन 78 है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का 1986 का. यहाँ पर हम लोगों ने एलोकेट किया 3.5 मिलियन एकड़ हरियाणा को, जो भी हमको मिलना चाहिए था, जिसके लिए हरियाणा जिद कर रहा है, लड़ाई कर रहा है अभी कि हमको मिलना चाहिए. सतलुज यमुना लिंक की जो कैनाल थी, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया. ये कंप्लीट होनी चाहिए उस समय बात की गई थी, ठीक है. और उसके बाद हम लोग आते हैं 1981 के अंदर. दिसंबर 31, 1981 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि शेयर करेंगे हम लोग रावी ब्यास के वाटर को, एलोकेट करेंगे पंजाब को 4.22 MAF, हरियाणा को 3.5 MAF, राजस्थान को 8.6, दिल्ली को 0.2, जम्मू एंड कश्मीर को 0.5. पंजाब ने काम करना शुरू कर दिया कैनाल के ऊपर. 1985 के अंदर जो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड था, उसने रिजॉल्व किया था जो भी इश्यूज़ थे कंसर्निंग पंजाब को. 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पंजाब की प्ली. वो कह रहे थे कि जो ये डिस्चार्ज हो रहा है ना ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टू कंस्ट्रक्ट द कैनाल, यानी कि वो लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह का डिस्चार्ज जा रहा है इसके उनको लोगों को नुकसान हो रहा है. पंजाब ने अपने वहाँ पर एक नया कानून लेके आए. पंजाब ने क्या किया कि सारे पुराने जो एग्रीमेंट्स थे उन सबको टर्मिनेट कर दिया. उसके बाद सेंटर ने रेफ़र किया इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के तहत. 2016 के अंदर पंजाब ने अप्रूव किया बिल कि वो डीनोटिफाई करेंगे जो भी लैंड रिक्वायर्ड है इसके लिए. 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बिल पास किया गया है पंजाब असेंबली के द्वारा डीनोटिफिकेशन के लिए लैंड के सतलुज यमुना लिंक के, उन्होंने कोर्ट ने डिक्लेयर कर लिया कि ये केस प्रॉपर्टी हो गई है. 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पंजाब का जो बिल है ना सतलुज यमुना लिंक के ऊपर, ये वैलिड है ही नहीं. ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा मत देना. अभी के लिए फ़िलहाल जो चल रहा है, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया किस तरीके का इशू है हमारे पास. सतलुज और यमुना की ट्रिब्यूटरीज एंड बेसिन्स, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ईजी है, तो ये मेरे को बताना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ. वाटर अंडर 7 शेड्यूल. 7 शेड्यूल का मतलब होता है कि जहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट्स डिवाइड किए हुए हैं. तो वाटर जो हमारा ये सेकेंड लिस्ट में आता है, विच कम्स अंडर स्टेट लिस्ट. आर्टिकल 262 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है, इसके की प्रोविजंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये पहले भी मेंस में क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर ये मेंस के क्वेश्चन पे मत जाना. इस टॉपिक के अंदर आपको प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, कौन सा एक्ट है, कौन सा प्रोविजन है, वो चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है, इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह एंड एवरीथिंग. ठीक है, कौन से ये स्केड्यूल के अंदर आता है, ये अच्छे क्वेश्चन है. आर्टिकल 266, इसमें ये मत जाना कि आपको ये एग्जैक्टली मेंस में क्वेश्चन मिलेगा कि हरियाणा पंजाब के अंदर ये चल रहा है. इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का एक्ट का मेंस का क्वेश्चन आ चुका है. सिमिलर क्वेश्चन आ भी सकता है, तो ये वाला एक्ट आपके लिए जानना बेहद आवश्यक.
अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है ना, ये अब तक का मोस्ट कंटेंशियस इशू है। सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट डिस्प्यूट वाला इशू है इंडिया के फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के लिए। रिसेंटली कुछ केस भी हुआ था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट का हुआ था, सतलज यमुना लिंक का, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं, ठीक है ना, और उनकी अपनी खुद की प्रॉब्लम चल रही है ट्रिब्यूनल्स की भी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं, एंट्री 17 जो है ना स्टेट लिस्ट की, वहाँ पर हम लोगों ने वाटर के बारे में बात की, यानी कि स्टेट का एक सब्जेक्ट आता है ये, वाटर सप्लाई, इरीगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट्स, वाटर स्टोरेज, वाटर पावर। यूनियन लिस्ट जो है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, उसका सब्जेक्ट है एंट्री 56 के अंदर, कि वो रेगुलेशन को देखेंगे किस तरीके से हम लोगों को इंटर स्टेट रिवर्स के रिगार्डिंग और जो भी सेटलमेंट करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, ये सब डिक्लेयर किया था पार्लियामेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। आर्टिकल 262 क्या कहता है? वो कहता है कि पार्लियामेंट एक कानून के तहत एडजुडिकेशन कर सकता है अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है हमारा, किस तरीके से हम लोगों को वाटर का यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंट्रोल करना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि रावी ब्यास के ऊपर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नर्मदा वे एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कृष्णा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, जो भी आपका स्टेट है ना, उसके रिवर वाटर के रिगार्डिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। आप कर्नाटका से हो तो कर्नाटका के रिगार्डिंग कौन से इश्यूज़ हैं, ठीक है। आप आंध्र प्रदेश से हो तो आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं। तमिलनाडु को हो तो कहाँ कौन से रिवर के ऊपर है। ये इंटरव्यू में आपसे पूछे ही जाने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ही आपको इनका आइडिया होना चाहिए थोड़ा कौन से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। मैकेनिज्म क्या है हमारे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन का? 1956 का ये एक्ट है। इस प्रोविज़न के तहत स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है किसी भी वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है ना, कि आप इनको यदि ये जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट है, ये नेगोशिएशन सेटल नहीं हो रहा है, तो आप एक वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाइए, कॉन्स्टिट्यूट कीजिए इस वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। इस एक्ट को हम लोगों ने 2002 में अमेंड किया था, तो सरकारिया कमीशन ने कुछ मेजर रिकमेंडेशन दिए थे, वो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए थे, ठीक है, ओके। एक्टिव रिवर वाटर डिस्प्यूट के ट्रिब्यूनल्स, ये ट्रिब्यूनल्स है जो अभी एक्टिव हैं, वो कौन से हैं? कृष्णा वाटर के ऊपर 2004 का है, महानदी के ऊपर 2018 का है, काफ़ी रिसेंट है। महादई के ऊपर 2010 का है। रावी ब्यास के ऊपर 1986 का, काफ़ी पुराना है क्योंकि ये हरियाणा पंजाब वाला ही है। वसुंधरा वाटर के ऊपर 2010 का है, काफ़ी पुराने हैं। अब इन ट्रिब्यूनल्स के साथ क्या इश्यूज़ हैं? ट्रिब्यूनल्स तो हमने इशू को सॉल्व करने के लिए बनाए थे, लेकिन ट्रिब्यूनल्स के साथ भी क्या इश्यूज़ होते हैं? एक तो कह रहा है कि प्रोट्रैक्टेड प्रोसीडिंग्स होती है, बहुत ही लंबी चलने वाली प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक्सट्रीम डिले होता है इनके रेजोल्यूशंस के अंदर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो देना चाह रहा है कि जो गोदावरी का वाटर डिस्प्यूट था ना, रिक्वेस्ट की गई थी 1962 के अंदर, ठीक है। ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ 6 साल बाद 1968 में। अवार्ड देना यानी कि अपना वर्डिक्ट देना, यानी कि उसके बाद तकरीबन 11 साल बाद उसने अपना वर्डिक्ट दिया था, ठीक है। कावेरी वाटर का जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ये 1990 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। 2007 के अंदर इसने अपना 17 साल बाद इसने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया था। ओपेसिटी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रिगार्डिंग एवरीथिंग। जो अवार्ड होता है फाइनल होता है और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड होता है, यानी कि ट्रिब्यूनल्स का फाइनल होता है। तो या तो स्टेट अप्रोच करे सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 136, जहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन की बात की गई थी, या फिर अंडर आर्टिकल 32 जो बात करता है कि किस तरीके से राइट टू लाइफ को वायलेट किया गया था। अगर कोई इनका जुरिस्डिक्शन जो ट्रिब्यूनल का फाइनल बाइंडिंग होता है, अगर वो गलत लगता है स्टेट को, तो प्लस ट्रिब्यूनल को जब हम लोगों को कॉम्पोजिट इनका जो कॉम्पोजिशन है ये बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर पर्सन जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी से होते हैं। सॉरी मैं कहीं गलत बोल दिया, मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है, यानी कि इसमें एनवायरनमेंट वाले होने चाहिए, जियोलॉजिस्ट होने चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होने चाहिए। लेकिन जो लोग ट्रिब्यूनल का पार्ट होते हैं सारे के सारे जुडिशरी से ही होते हैं। उनके पास अथॉरिटेटिव वाटर का डेटा नहीं होता, ठीक है ना। शिफ्ट होते रहते हैं ट्रिब्यूनल के अप्रोच, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक मेजर चीज़ थी, हम लोगों ने बात की थी। अभी इसके ऊपर जो नई बात चल रही है ना, वो ये चल रही है कि किस तरीके से हम लोग इन ट्रिब्यूनल्स की जगह एक कॉमन ट्रिब्यूनल बना देंगे। ये मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। कॉमन ट्रिब्यूनल बनाने की बात कर रही है कि एक सेंट्रल डिपार्टमेंट बना दो पूरा का पूरा रिवर वाटर डिस्प्यूट को देखने के लिए पूरी कंट्री के अंदर। अलग अलग डिस्प्यूट के ऊपर अलग अलग ट्रिब्यूनल मत बनाओ, एक बना दो पूरी कंट्री के अंदर, उसको फिक्स कर दो। वो जितने भी रिवर के डिस्प्यूट्स होंगे उन सबको वो हैंडल करेगा। अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशन GS2 का ही पार्ट है ये भी, अचीवमेंट्स का ARIIA 2020 एजुकेशन से रिलेटेड है। ये कंटेक्स्ट क्या है, ये रैंकिंग्स आई हैं, ठीक है, रिलीज़ की गई हैं। इनकी रैंकिंग्स का क्या है, कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसको रिसेंटली नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसमें अपडेट ये कि प्रेसिडेंट ने अपनी नोट दे दिया, अपना एग्रीमेंट दे दिया, इसके ऊपर फाइनल अथॉरिटी उनके तहत उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ अब इसका ऑफिशियल नाम चेंज हो चुका है। हम लोगों ने रैंकिंग की है कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की और यूनिवर्सिटीज़ की इंडिया के अंदर, ठीक है। हमने 6 पैरामीटर्स के ऊपर फोकस किया था।
कौन से 6 थे? प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑन IPR, प्री इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनुअल बजट स्पेंड, कोर्स ऑन इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सक्सेसफुल इनोवेशन। ये जो टॉपिक है ना, ये हमारा प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक ज़्यादा बड़ा अच्छा है। अगर हम रैंक की कैटेगराइजेशन किए तो हम लोगों ने 5 कैटेगरीज के अंदर किया है, उसमें से 2 मेन हैं और 2 उनकी, फिर 3 उसके सब हैं पहले वाले की और 3 दूसरे की हैं। तो जो पब्लिक होती हैं यानी कि जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके अंदर हम लोगों ने 3 सब कैटेगरीज बनाई, ये तीसरा आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उसमें यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, सेंट्रल फंडेड कौन से हैं, स्टेट के लेवल पे क्या क्या हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा एडेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट की, तो प्राइवेट में सेल्फ फाइनेंस कौन से होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है सेल्फ फाइनेंस, और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं। ये 5 सब कैटेगरीज थी। तो पहली बार हम लोगों ने क्या किया कि ARIIA के अंदर हम लोगों ने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, 6 सब कैटेगरी, जो कि है विमेन ओनली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स होती हैं। इसमें रैंकिंग में अगर देखें तो कौन से कैटेगरी के अंदर टॉप किसने परफॉर्म किया है। पहली जो कैटेगरी थी उसमें IIT मद्रास टॉप पे गया है, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई का, जो कि गवर्नमेंट एडेड वाली थी। वो कैटेगरी जो ऊपर हमने देखी थी ना, उन्हीं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है ये। अगर हम बात करें गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का है। प्राइवेट में सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी में कलिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से, और उसमें सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के अंदर तो SR इंजीनियरिंग कॉलेज। और अगर हम बात करते हैं विमेन वाले की, तो अवन शिलिंगम इंस्टीट्यूट है होम साइंस का और हायर एजुकेशन का वुमेन का, तमिलनाडु का, इसको फर्स्ट रैंक मिली है। लॉन्च किसने किया था? HRD मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। रैंकिंग पैरामीटर 6 थे, कैटेगरी 6 हो गई, बेस्ट परफॉर्मर हो गया। GS पेपर 3 का ही नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी है कुछ एक इंडेक्सिंग ही है, कोई रिपोर्ट ही है सर्वे की। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT स्पेस कंप्यूटर, डिजिटल क्वालिटी लाइफ की बात की जा रही है। इस रिपोर्ट को रिसेंटली प्रपेश किया था सर्फ शार्क ने, ठीक है। एक VPN है ये, ब्रिटेन के जो वर्जिन आइलैंड्स है वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। इन्होंने कंट्रीज़ की रैंकिंग की है कि किस तरह की इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी है और क्वालिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सिक्योरिटी गवर्नमेंट कैसी है, और सभी पैरामीटर्स को इन्होंने इक्वल वेटेज भी दिया है। बाकी कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस कैसी हैं कि, ठीक है, देख लेते हैं। इंडिया की पहले देखें, पहले बाकी की देख लेते हैं। चलो पहले इंडिया की देख लेते हैं। टोटल 85 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंकिंग जो है वो 9th है इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के मामले में, 15th है गवर्नमेंट के मामले में, टोटल आउट ऑफ 85 में से। अच्छा डेटा है, यूज़ कर सकते हो मीन्स के आंसर राइटिंग में, प्रीलिम्स में आने के चांसेस भी हो जाते हैं। ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो 85 में से हमारी रैंकिंग है 57। इंटरनेट कॉस्ट की बात करें तो इंडिया बेस्ट है इस पैरामीटर के अंदर, ठीक है ना। लीडिंग कंट्रीज़ हैं UK, US, चाइना। गवर्नमेंट इंडिकेटर की बात करें तो 15 पोजीशन है, हम लोगों ने ऊपर बात देख रहा था। इंडिया से आगे अच्छी कंट्रीज़ हैं, नीदरलैंड, चाइना, बेल्जियम। सिक्योरिटी की बात करें तो थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस है हमारी, 57th पर ही हैं हम लोग। इंटरनेट क्वालिटी की बात करें तो हमारी रैंक 78th है, बहुत सारी कंट्रीज़ के पीछे हैं, इवन नेपाल, बांग्लादेश के भी पीछे हैं हम लोग, नाइजीरिया, फिलीपींस के भी पीछे हैं। ऑन इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम जो हमारे एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेट है, यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग 79th है। यहाँ पर हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं, तो कुछ चीज़ों में हम लोग इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल की बाकी सब कंट्रीज़ के अंदर, टॉप 3 में है स्कैंडिनेवियन के डेनमार्क, स्वीडन, और उसके बाद कनाडा भी है। इजराइल चीपेस्ट इंटरनेट ऑफर करता है, ठीक है। और टोटल कंट्रीज़ में से 75 ऐसी हैं, ठीक है ना, जिनको अपना दे हैव टू वर्क मोर देन द ग्लोबल एवरेज, जो पूरी की पूरी ग्लोबल एवरेज है रैंकिंग्स में, उससे ज़्यादा भी कुछ 75 कंट्रीज ऐसे जिनको अभी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे इंटरनेट को ढंग से, उनको ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सिंगापुर, UK, US जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिकेटर सबसे अच्छे होंगे। UK, फ्रांस, लिथुआनिया, यहाँ पर मोस्टली जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह की, वो काफ़ी अच्छी हैगी। बेस्ट इंटरनेट क्वालिटी की बात करें तो सिंगापुर, स्वीडन, नेदरलैंड्स आ जाते हैं। UAE, स्वीडन, डेनमार्क जो है ये मोस्ट डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन में इंडेक्स के बारे में, इंडिया की परफॉर्मेंस, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, सब तो हो गया डिस्कस। नो गो फॉरेस्ट क्लियर्ड फॉर कोल माइनिंग सेज रिपोर्ट, कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेंटर फॉर स्पेस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक 2015 से लेकर 49 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन लोगों को हम लोगों ने, ब्लॉक मतलब एरिया को हमने क्लियरेंस दे दी है कोल माइनिंग के लिए। 9 इसमें से नो गो एरियाज़ थे, ठीक है। अभी समझ में आएगा ये नो गो एरियाज़ क्या होते हैं, या फिर वो रीजन थे जिनको क्लासीफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं, इसलिए यहाँ पर आप कोल माइनिंग नहीं कर सकते। तो ध्यान से दोबारा समझो, 2015 से लेकर 49 एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर वहाँ पर गवर्नमेंट ने 9 को नो गो दे दिया, ये कहते हुए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर कोल माइनिंग करना ठीक नहीं है। 2020 के अंदर ऑफ द 41 ब्लॉक्स
यानी कि 41 ऐसे एरियाज थे जहाँ पर ऑक्शनिंग की जानी थी। 21 जो है वो नो गो के लिस्ट में चले गए। 21 ऐसे एरिया जहाँ पर हाईली डेंस फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर कोल माइनिंग नहीं कर सकते। करंटली इंडिया अपनी जो कैपेसिटी है उसको फुली को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है। 67% जो हमारी माइंस इनकी ऑक्शनिंग हुई थी 2015 के अंदर, वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई है। यानी कि 40 जो थी ना, 49 में से 40 को मिल गया था। अब उन 40 के 67% को जो ऑक्शनिंग हुई थी उसमें 67% आज तक ऑपरेशनल हुई ही नहीं है। तो इंडिया अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है। इशू क्या है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बैन लगा दिया था माइनिंग के ऊपर, ठीक है, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर फॉरेस्ट बहुत थिक होते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये भी कि उन एरियाज़ के अंदर बहुत ही मिलियंस ऑफ टन्स में कोल रिजर्व्स होते हैं। तो पावर मिनिस्ट्री की अगर बात माने तो जो कोल की शॉर्टेज है ये लाइकली टू होल्ड अप इन न्यू पावर प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो नए पावर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे 17,000 मेगावाट तक की एग्रीगेट कैपेसिटीज़ के, ये हमारे सारे के सारे कोल शॉर्टेज के कारण बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण हम लोगों ने एक डिबेट भी ट्रिगर कर दी थी, ठीक है। ये जो एक गो और नो गो का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर गो और नो गो के एरिया होते क्या है बेसिकली। नो गो का एरिया होता है 2009 के अंदर एनवायरनमेंट और कोल मिनिस्ट्रीज ने जॉइंटली, ठीक है ना, इन दो कैटेगरीज के ऊपर काम किया था, गो क्या होगा और नो गो क्या होगा। तो उन्होंने बैन लगा दिया था कि जो नो गो जोन्स होंगे ना, यहाँ पर एनवायरमेंटल ग्राउंड्स के तहत हम लोग बैन लगा देंगे। नो गो वो एरिया होते हैं जहाँ पर या तो 10% से ज़्यादा वेटेड फॉरेस्ट कवर होता है या फिर 30% से ज़्यादा फॉरेस्ट का ग्रॉस फॉरेस्ट कवर होता है, ठीक है। तो इंडिया में क्या ज़रूरत है हमको क्लासीफाई करने की गो और नो गो की। ये जो एक्सरसाइज है इसका एम था कि हम लोग फॉरेस्ट के एरियाज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे, और कौन से कन्वेंशन के अंदर करेंगे, जो फॉरेस्ट कन्वेंशन एक्ट है हमारा 1980 का, उसके अंदर। इसके अलावा कुछ तरह का डाइवर्जन करेंगे फॉरेस्ट लैंड का कोल माइनिंग के लिए इन एरियाज़ के अंदर। बेसिकली बात ये है कि इन एरियाज़ के अंदर सिर्फ आप कोल माइनिंग की बात ही मत करो। कोल तो नीचे था, लेकिन उसके अलावा जब आप करते हो उसकी पूरी की आप बात करते हो कि आप इसको बाद में एफॉरेस्टेशन से इसको रिस्टोर भी कर दोगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में फ्लोरा और फोना भी होता है। यानी कि प्लांट्स की जो लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर माइनिंग कंटिन्यू रहेगी तो आप एफॉरेस्टेशन कर लो, रिक्लेमेशन कर लो, फिर भी पॉसिबल नहीं है उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को रिक्लेम कर पाना। क्रिटिसिज्म क्या है इस पॉलिसी का? वो कह रहे हैं कि भाई कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। इनको मैंडेट हमने ना तो किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के अंदर, ठीक है ना, ना ही कोई सर्कुलर इशू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के अंदर। तो कोई लीगल स्टैंडिंग है नहीं इस क्रिटिसिज्म के ऊपर। एक क्वेश्चन जो आया था डाउटफुल वाला, वो आया था कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो, स्टेक होल्डर वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है हिस्सेदार, ठीक है। अब हिस्सेदार मतलब क्या हो गया? अगर आप एक कॉलेज के अंदर हो, ठीक है, आपके कॉलेज के अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, वो स्टेक होल्डर होते हैं। आपके कॉलेज में डीन डायरेक्टर होते हैं, वो उस एंटिटी के, इंस्टीट्यूट के स्टेक होल्डर्स होते हैं। एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो स्टेक होल्डर होते हैं। स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो स्टेक होल्डर होते हैं। एक कॉर्पोरेट ऑफिस की बात कर लो, रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस के अंदर जितने भी शेयर वाले होते हैं, कंपनी जिसका शेयर है, सारे के सारे स्टेक होल्डर हैं। एडवाइजरी बोर्ड क्या है? स्टेक होल्डर है। जितनी मैनेजमेंट होती है पूरी की पूरी स्टेक होल्डर है। जितने एम्प्लॉय होते हैं स्टेक होल्डर है। तो एक एग्जांपल अगर हम बात करें तो जनरली देखो, गवर्नमेंट कोई चीज़ पास करती है, जैसे एजुकेशन के रिगार्डिंग नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अगर पास करेगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इसके सभी स्टेक होल्डर्स से रिव्यू ले लिया जाए, ठीक है, उनका ओपिनियन देख लिया जाए। तो गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री से कनेक्टेड सारे डिपार्टमेंट्स को, यूजीसी वगैरह को, नैक वगैरह को, एआईसीटी हो गया या फिर और भी कोई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, सबको क्या करेगी, नोटिफिकेशन भेज देगी कि देखो भाई, हम लोग एक नई एजुकेशन पॉलिसी पे काम करना चाह रहे हैं और आप सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के, तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर दो। मुझे लगता है कि यहाँ से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा एग्जाम्पल देकर। दूसरा सवाल जो मेरे पास आया था वो आया था कि वारंट अंडर हिज हैंड करके, कैग वाला जो टॉपिक था ना हमारा, उसके अंदर आया था कि वारंट अंडर हिज हैंड क्या होता है और सील क्या होता है। देखो, कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनको अगर अपॉइंट करते हैं तो उनको जो लेटर देते हैं ना प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट का, उसमें सील लगा कर देते हैं और अपना एक सिग्नेचर करके देते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट हर एक को नहीं देते। तो कैग के केस के अंदर जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट की सील लगती है, प्रेसिडेंट का साइन होता है ऑफिशियल। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं जहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि उनकी एक सेरेमनी होती है, लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना, उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते। ये तो अपने वो सेक्रेटरी के करा देंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी के करा देंगे या फिर किसी और के साइन करा देंगे। तो उनके केस में नहीं होता। तो यहाँ पर कैग के केस में प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेसिडेंट का अंडर वारंट होता है, जो कैग का अपॉइंटमेंट होता है, प्लस में सील होता है। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी जो चलती है वो चलती है यूपीएससी के चेयरमैन को लेकर। यूपीएससी का चेयरमैन का सेलिब्रेशन तो होता है वहाँ पर, लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन काफ़ी एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है। यहाँ पर जो वारंट वगैरह नहीं होता, यानी कि प्रेसिडेंट इनको जो अपॉइंटमेंट देता है उस पर कोई सील नहीं होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है, और ना ही कोई प्रेसिडेंट का साइन होता है। किसी सेक्रेटरी वगैरह का करवा देते हैं, उनके तहत करवा देते हैं।
तो ये होता है अंडर हिज वारंट करके, क्या है वाले टॉपिक के अंदर।